एंटीपायरेटिक्स आर रिड्यूसिंग द बॉडी टेम्परेचर, इसका मतलब ये रहेगा, इसका मतलब ये रहेगा कि वो टोटल बॉडी टेम्परेचर को कम कर देते हैं। मे बी इट मे डिक्रीजेस लेस देन 37 आल्सो, मतलब जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उससे भी वो कम कर देंगे, ऐसा उसका मीनिंग होता है। ठीक है, इसलिए हमको ये टर्म यूज करना है, दैट एंटीपायरेटिक्स आर द ड्रग व्हिच रिड्यूसेस द एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर, जो नॉर्मल से जो बढ़ा हुआ होता है, जो फीवर का पार्ट होता है उतना ही पार्ट वो कम करता है। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द टर्म elevated temperature, reduces the elevated temperature of our body, that we call antipyretics. तो कुछ ऐसे ड्रग रहेंगे जो पेन रिलीवर भी रहेंगे, प्लस उसमें एक प्रॉपर्टी रहेगी दैट वी कॉल एंटीपायरेटिक्स आल्सो, एंड दे कैन यूज टू रिड्यूस द फीवर, एंड सम एनाल्जेसिक्स आर आल्सो हैविंग एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज आल्सो। मतलब इन एडिशन टू दैट एनाल्जेसिक्स में एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी भी हो सकता है। ऐसे कुछ एग्जांपल्स है जो दोनों काम करते हैं, एज वेल एज कुछ जो एनाल्जेसिक्स है वो पेन रिलीवर प्लस एंटी इंफ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेशन को भी कम करते हैं, ये भी उसमें प्रॉपर्टी होती है। बोथ द इफेक्ट दे आर शोइंग, सो दीज आर सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ एंटीबायोटिक्स व्हिच हैविंग दिस प्रॉपर्टीज। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि कौन से एंटीबायोटिक्स कौन से एनाल्जेसिक्स होते हैं जो ये प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज द से क्लासिफिकेशन ऑफ एनाल्जेसिक्स, एज आई टोल्ड, क्लासिफिकेशन ऑफ एनाल्जेसिक्स। तो एनाल्जेसिक्स को ब्रॉडली हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक्स एंड माइल्ड एनाल्जेसिक्स। स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक्स एंड माइल्ड एनाल्जेसिक्स। स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक्स मतलब कि जो ज्यादा सीवियरिटी में यूज किए जाएंगे, बहुत सीवियर पेन जहां पे उसको रिलीव करने के लिए यूज किए जाएंगे। माइल्ड एनाल्जेसिक्स नॉर्मल पेन रिलीवर के लिए यूज की जाएगी। अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक्स की बात करते हैं तो दीज आर आल्सो कॉल्ड एज नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स बोला जाता है स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक्स को बिकॉज दे हैविंग एन एग्जांपल ओपीएम एंड हेरोइन एंड कोडीन। ये जो एग्जांपल्स है वो नॉर्मली नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स होते हैं या ओपीएम पॉपी से मिलते हैं एनाल्जेसिक्स, स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक्स होते हैं, एज वेल एज these are interacting with the CNS। ये जो strong analgesics की हम लोग बात करते हैं तो ये CNS के साथ interact करते हैं या they are going to be interfere in the CNS, they are depressing the CNS and relieve the pain। समझ में आया? राइट साइड क्लियर है कि strong analgesics are also called as narcotic analgesics because narcotic ये term जो हम लोग use करते हैं that is for habit forming drugs, and as these strong analgesics are able to form the habit, मतलब एक लॉन्ग टर्म यूज के बाद में उसका एक हैबिट हो जाएगा, और अगर वो ड्रग आगे कंटिन्यू नहीं किए गए तो इन दैट केस देयर विल बी विड्रॉल सिम्टम्स। ठीक है, जैसे अल्कोहल एडिक्ट का हम लोग बात करते हैं, अल्कोहल का जो है वो अल्कोहल का एडिक्ट हो जाते हैं या दे आर फॉर्मिंग एन एडिक्शन, लाइक सेम वे these drugs strong analgesics if these taken for a long period of time, लॉन्ग टर्म के लिए अगर उसको यूज किया जा रहा है तो इन दैट केस these may able to form the हैबिट, और हैबिट फॉर्मिंग है मतलब डिपेंडेंट वो पर्सन उसके ऊपर हो जाएगा, उसको एनालिसिस लेनी पड़ेगी। अगर नहीं लेता है तो इन दैट केस देयर विल बी चांसेस ऑफ विड्रॉल सिम्टम्स। विड्रॉल सिम्टम्स आपको पता है, जैसे कि हेडेक होगा, लाइक बॉडी हेडेक होगा, और मे बी उसको ये हो सकता है कि एंजाइटी हो सकती है। ऑल दिस थिंग्स विल बी देयर इन केस ऑफ withdrawal, or these we are calling withdrawal symptoms in case of a strong analgesics। मॉर्फिन, कोडीन, हीरोइन उसके एग्जांपल लिए जाएंगे। ये हो गया स्ट्रॉन्ग हैबिट फॉर्मिंग वाले। दूसरे जो माइल्ड एनाल्जेसिक्स है, these are also called as नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। माइल्ड एनाल्जेसिक्स आर कॉल्ड एज नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स एंड these are नॉन हैबिट फॉर्मिंग। ये क्या होते हैं? नॉन हैबिट फॉर्मिंग होते हैं, एंड दे डजंट इंटरफेयर इन द सीएनएस। मतलब जो स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक्स थे वो सीएनएस को डिप्रेस करके पेन रिलीव कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो माइल्ड एनाल्जेसिक्स है these doesn't interfere with the CNS। CNS के साथ कुछ इंटरफेरेंस नहीं रहेगा, that's why they doesn't depress the CNS, they doesn't interfere with the CNS, that's why they are having a less side effects। ठीक है, मतलब withdrawal symptoms भी नहीं रहेंगे, habit forming नहीं रहेंगे, and that's why these are most probably and preferably used in case of a normal pain। ठीक है, तो strong analgesics कब यूज करेंगे? wherever there is a severe pain, और ये mild analgesics जब normal pain है तब हम लोग mild analgesics यूज करेंगे। एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, एसिटामिनोफेन, जो कि पैरासिटामोल हम लोग नॉर्मली टर्म यूज करते हैं, पैरासिटामोल या ये ड्रग मोस्ट कॉमन ड्रग है पैरासिटामोल, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज एसिटामिनोफेन। एस्पिरिन भी आपने सुना होगा, आइबुप्रोफेन भी आपने सुना होगा। तो ये सब जो ड्रग्स है वो माइल्ड एनाल्जेसिक्स में आते हैं। ठीक है, मतलब नॉन हैबिट फॉर्मिंग, और दिस आर आल्सो कॉल्ड एज नॉन स्टेरॉइडल आल्सो। अभी हम लोग वन बाय वन देख रहे हैं। स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक्स होते हैं ओनली अवेलेबल बाय द प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, क्योंकि इसका नार्कोटिक का वो टर्म ही आपने पढ़ा होगा, मे बी आपने पीजे में या डीएसबी में वो चीज पढ़ी होगी कि नार्कोटिक जो ड्रग रहेगा, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग है, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन वो सोल्ड नहीं किए जाते हैं। एज वेल एज लाइक हम लोग बात करते हैं स्लीपिंग पिल्स या जो बेंजोडाइजेपिन्स वगैरह होते हैं, सीरियस डिप्रेशन ड्रग्स, ये सब जो है वो ऑन प्रिस्क्रिप्शन ही दिए जाएंगे। शेड्यूल एच ड्रग में वो आते हैं, ओनली अवेलेबल ऑन दी प्रिस्क्रिप्शन। ओटीसी नहीं दिए जाएंगे, ओवर द काउंटर विल नॉट बी गिवन।
दे आर यूज्ड टू रिलीव द सीवियर पेन, एज आई टोल्ड। सीवियर बहुत ज्यादा, जैसे कि पोस्ट ऑपरेटिव पेन जो होता है, ऑपरेशन मेजर सर्जिकल ऑपरेशन होने के बाद जो सीवियर पेन होता है, उसको रिलीव करने के लिए ये ड्रग्स यूज किए जाते हैं। नॉर्मल जैसे कि हेडेक है, बॉडी एक है, तो उसमें नहीं यूज किए जाएंगे, ठीक है। उसमें हम लोग फिर माइल्ड वाले जो एनाल्जेसिक्स है वो यूज करेंगे, ठीक है। यूज इन सीवियर पेन एसोसिएटेड विद इंजुरीज, हार्ट अटैक या क्रॉनिक डिसीजेस सच एज कैंसर, या जो पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरीज के बाद जो होता है पेन, उसको रिलीव करने के लिए नॉर्मली ये स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। मोस्ट दी स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक्स आर ड्राइवन और डिराइव फ्रॉम द ओपियम पॉपी एंड दे आर सिंथेटिकली प्रोड्यूस। मतलब जो ओपियम पॉपी है, जो प्लांट है जिसमें जिससे ये हमको एनाल्जेसिक्स मिलते हैं, नॉर्मली मॉर्फिन, कोडीन, ये जो ड्रग्स है दैट वी हैविंग ओपियम अल्कोलॉइड्स वी आर कॉलिंग, ठीक है, ओपियम पॉपी से मिलते हैं, या सिंथेटिकली भी लैब में भी सिंथेसाइज किए जाते हैं। वंस द स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक ड्रग हैज बीन डिफाइंड, उसी के हिसाब से जो है वो उसी सिमिलर स्ट्रक्चर वाले ड्रग सिंथेटिकली उसको प्रिपेयर किया जाएगा, सिंथेटिकली प्रोड्यूस किया जाएगा द लैब, वी कॉल दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग सिंथेटिकली प्रोड्यूस। नेचुरली भी होते हैं जो कि ओपियम पॉपी से मिलते हैं, सिंथेटिकली भी ये ड्रग्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, बट दीज आर स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक्स। बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक। तो एज पर as I told, natural, synthetic, semi-synthetic, उसके हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन रहेगा। This is the classification for the narcotic analgesics, और we are calling a strong analgesics। तो इसमें एग्जांपल है नेचुरली ऑकरिंग वाले, मॉर्फिन है, कोडीन है। टोटली सिंथेटिक वाले जो रहेंगे वो लियोरफिनॉल है, पेंटाजोसिन है, सॉरी आपने कुछ इसके ड्रग्स के एग्जांपल भी सुने होंगे, पेथिडीन है, मेथाडोन है। ये जो ड्रग्स है ये हैबिट फॉर्मिंग है, नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स है, रिलीविंग द पेन बाय डिप्रेसिंग द सीएनएस। तो दैट डिपेंड्स ऑन द सोर्स एंड दिस इज द केमिकल क्लासिफिकेशन भी हम लोग बोल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर सोर्स फ्रॉम व्हिच दीज आर ऑब्टेनिंग। तो नेचुरल एंड टोटली सिंथेटिक, नेचुरल के एग्जांपल रहेगा मॉर्फिन, कोडीन, whereas टोटली सिंथेटिक के लिए एग्जांपल रहेगा लियोरफिनॉल, पेंटाजोसिन, पैथिडीन एंड मेथाडोन। These are the drugs which are synthetically produced. Analgesics है, strong analgesics है, synthetically lab में वो produce होते हैं। Now this is the classification of the non-narcotic analgesics. Yeah, we are calling analgesic antipyretics. ये जो क्लासिफिकेशन है ये स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक्स का नहीं है, ठीक है, या नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स का नहीं है। वी आर कॉलिंग दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स, ठीक है, नॉन हैबिट फॉर्मिंग नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स, एंड दीस आर आल्सो कॉल्ड एज एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक्स, ठीक है, एनाल्जेसिक्स एंटीपायरेटिक्स। इसमें रहेगा फर्स्ट पैरा अमाइनोफिनॉल डेरिवेटिव, मतलब दोनों भी क्लासिफिकेशन हम लोग पैरेलली यहाँ पे ले रहे हैं, स्ट्रॉन्ग और माइल्ड का दोनों का भी। दिस इज फॉर माइल्ड। तो ये है पैरा अमाइनो फिनॉल डेरिवेटिव, नेम इटसेल्फ इंडिकेटिंग फिनॉल रहेगा, उसके पैरा पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप रहेगा और उसके बाद में कुछ थोड़ा सब्स्टिट्यूएंट भी रहेगा, उसके हिसाब से पैरा अमाइनो फिनॉल डेरिवेटिव। ये इसका जो ये क्लास रहेगा, दिस इज एक्चुअली वी आर कॉलिंग अ केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ दिस नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स, पैरा अमाइनो फिनॉल डेरिवेटिव। उसमें एग्जांपल है एस्टानिलाइड एंड द पैरासिटामोल। एस्टानिलाइड ये ऑलरेडी हम लोग एक्सपेरिमेंट नंबर 22 में सिंथेसाइज कर चुके हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 22 जो था हमारा एज पर द प्रैक्टिकल इज कंसर्न, दैट वाज द सिंथेसिस ऑफ एस्टानिलाइड फ्रॉम फिनॉल या एनिलीन, दैट वाज फ्रॉम एनिलीन, एस्टानिलाइड फ्रॉम एनिलीन, ये वाला सिंथेसिस था एक्सपेरिमेंट नंबर 22 जो ऑलरेडी हम लोग सिंथेसाइज कर चुके हैं। इसका स्ट्रक्चर भी आपको पता है, एंड दैट इज यूज्ड एज अ एनाल्जेसिक्स। मतलब आपको अगर कोई क्वेश्चन करता है कि आप जो ड्रग सिंथेसाइज करते हो उसका कुछ यूज है भी या नहीं, ठीक है, तो उसका आपका आंसर रहेगा not for all drugs, not for all synthesized product, but just for example we can take for experiment number 22 जो कि रहेगा आपका synthesis of acetanilide from aniline। तो acetanilide जो synthesize हम लोग कर रहे हैं उसका यूज क्या रहेगा, तो आप यहाँ पे as per this classification आप बोल सकते हो कि acetanilide जो है वो एनाल्जेसिक्स यूज होता है और नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स बोल के यूज होता है acetanilide। नेक्स्ट जो है वो मोस्ट पॉपुलर ड्रग एज आई टोल्ड पैरासिटामोल, nowadays popularly used to relieve the fever। ये एनाल्जेसिक्स एंटीपायरेटिक दोनों भी प्रॉपर्टी रखता है paracetamol। So this is the next drug amongst the para aminophenol derivative। next है salicylic acid derivative जिसमें एस्पिरिन रहेगा, जो कि salicylic acid derivative जिसका हम लोग स्ट्रक्चर भी देखने वाले हैं, एस्पिरिन। then pyrazole derivative जिसमें pyrazole heterocyclic ring रहेगा as per the structure, pyrazole, analgin, antipyrine, these are the example of a drug which having a pyrazole ring in its structure। नेक्स्ट अभी हम लोग ड्रग्स देखने जा रहे हैं जो कि पहले वाले जो ड्रग रहेगी वो स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक्स के रहेगी, जिसमें मॉर्फिन, कोडीन, पैथिडीन जो हमने बोला था, नेचुरली ऑकरिंग सिंथेटिक्स, टोटली सिंथेटिक। उसमें से फर्स्ट ड्रग जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो दैट इज अ मॉर्फिन। नाउ एज फार एज द मॉर्फिन इज कंसर्न, इट इज अ नेचुरली ऑकरिंग ड्रग व्हिच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पॉपी, ऑकरिंग इन द पॉपी एंड ओनली सीड्स टू बी आइसोलेटेड, मतलब सीड से हमको मिलेगा, ये हमको बोलना है। या नॉर्मली मॉर्फिन ऑब्टेन करने के लिए जो ओपियम पॉपी वाले जो वो फ्रूट होता है उसको हम लोग इंसिजन देते हैं और उससे जो ऊजिंग आउट होता है लैटेक्स, उससे भी हम लोग
उसको प्रोड्यूस करते हैं। जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, देखो लाइक इफ यू आर गोइंग ऑन दिस प्रीवियस स्लाइड, यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है ये जो राइट डाउन कॉर्नर में आपको जो दिख रहा है, ये ओपियम पॉपी का जो लाइक फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर है या फ्रूट है ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। इसी में इंसिजन्स दिए जाते हैं और इंसिजन देने के बाद में वहां पे एक व्हाइट वाला लिक्विड ओजिंग आउट होता है एंड दैट वी कॉल अ लैटेक्स, जिसको बोला जाता है। आप फार्माकोग्नोस्टिक में अगर फार्माकोग्नोस्टिकली अगर उसको बात करते हैं तो टर्म है लैटेक्स। लैटेक्स मतलब कि जो सिक्रीशंस या ओज आउट होते हैं आफ्टर गिविंग एन इंसिजन। इंसिजन मतलब कि कट उसको दिए जाते हैं। जैसे कि आप लाइक यू नो अनराइप पपाया आपने देखा होगा, अनराइप पपाया, तो उसके ऊपर भी अगर फॉर एग्जांपल कोई स्क्रैच पड़ जाए या अगर उसको इंसिजन दी जाए तो व्हाइट कलर का एक लिक्विड बाहर आता है, दैट वी कॉल अ लैटेक्स। तो उसी तरह का यहाँ पे भी बाहर आएगा एंड दैट कैन बी यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ या दैट कैन बी यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग एन अल्कलॉइड्स दैट वी कॉल ओपियम पॉपी। ये वाला हो गया ओपियम पॉपी, इससे जो अल्कलॉइड ऑब्टेन करते हैं दैट वी कॉल ओपियम पॉपी अल्कलॉइड्स, जिसके एग्जांपल्स है मॉर्फिन, कोडीन। जो एग्जांपल्स है मैंने आपको बताया, मॉर्फिन इज द बेस्ट एग्जांपल। जैसे हमने बोला कि नेचुरली ऑकरिंग ड्रग है, दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर मॉर्फिन। ये स्ट्रक्चर आपको ओवरलुक करना है, जैसे लर्न नहीं करना है, जस्ट ओवरलुक करना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मॉर्फिन एंड पेथिडीन या कोडीन, वो हम लोग पेथिडीन नहीं, मॉर्फिन एंड कोडीन वो हम लोग आगे देखने वाले, इसके लिए कंपैरेटिवली के हिसाब से आप थोड़ा देख लो इसको, ठीक है। नेचुरली ऑकरिंग ड्रग है। नेक्स्ट इट बिलोंग टू द फिनांथ्रीन अल्कोहलाइड। फिनांथ्रीन मतलब कि जो 3 रिंग स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग फिनांथ्रीन रिंग बोलते हैं। लाइक 3 बेंजीन रिंग आप देख सकते हो इन दिस स्ट्रक्चर, 3 बेंजीन रिंग आर फ्यूज्ड टुगेदर, वी कॉल अ फिनांथ्रीन, but not in same plane, 2 are in the same plane और and third one is in different plane, ठीक है। ये भी जरूरी है क्योंकि अगर सेम प्लेन में तीनों एक लाइन में अगर अटैच होते हैं 3 बेंजीन रिंग तो दैट वी कॉल एंथ्रासीन, वो अलग चीज होती है। ये फिनांथ्रीन है, मतलब 2 रिंग जो है वो एक सेम प्लेन में है, पैरेलली अटैच हो रहे हैं, एंड जो थर्ड रिंग वी कॉलिंग दैट इज इन अ डिफरेंट प्लेन, ठीक है। तो फिनांथ्रीन रिंग इसको बोला जाएगा जिसमें 3 बेंजीन रिंग फ्यूज टुगेदर होते हैं। So this we call this is a phenanthrin alkaloid, ऐसे भी बोल सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर जो हेटेरोसाइक्लिक रिंग है, हेटेरोसाइक्लिक या जो रिंग स्ट्रक्चर है दैट वी कॉल अ फिनांथ्रीन। हेटेरोसाइक्लिक तो नहीं बोलेंगे क्योंकि हेटेरो आइटम इसके अंदर नहीं है एज सच इन 3 बेंजीन रिंग, तो उसको हम लोग बोलेंगे फिनांथ्रीन। इट ऑकर एज अ नीडल लाइक क्रिस्टल, मतलब जो ऑब्टेन होगा आफ्टर द कलेक्टिंग अ लैटेक्स एंड आफ्टर ऑब्टेनिंग दिस मॉर्फिन एज अ ड्रग एज अ ओपाइड एनाल्जेसिक्स, तो उसका जो प्रॉपर्टी रहेगी वो नीडल लाइक क्रिस्टल रहेगा, मतलब व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर नहीं, नीडल लाइक क्रिस्टल हम लोग इसको बोलेंगे। बीटा टेस्ट स्ट्रांगली सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल इन अल्कली हाइड्रोक्साइड एंड इट्स लियो रोटरी। लियो रोटरी मतलब कि ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा और उसमें से भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को टुवर्ड्स लेफ्ट की तरफ वो रोटेट करेगा। लियो रोटरी मतलब ऑप्टिकली एक्टिव इसके अंदर प्रॉपर्टी रहेगी मॉर्फिन के अंदर। नेक्स्ट, when it is treated with a formaldehyde, ये उसका केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाएगा कि अगर formaldehyde के साथ H2SO4 in H2SO4 if you are going to treat, it will produce the purple color। यह पर्पल कलर पहले स्टार्टिंग में प्रोड्यूस होगा और उसका कन्वर्जन ब्लू कलर में हो जाएगा। that will be one of the identification test or a chemical property of this morphine। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी की बात करते तो इट इज अफेक्टेड बाय लाइट है एज वेल एज यूजेस। अभी यूजेस देखो कि इससे जो यूजेस है, डेफिनेटली वी आर यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग पेन या सीवियर पेन जहां पे होता है वहीं पर यूज करेंगे। दैट्स व्हाई फर्स्ट यूज रहेगा कंट्रोल ऑफ द मॉडरेट टू सीवियर पेन विद नियोप्लाज्म, जो कि कैंसर एसोसिएटेड विद। अगर विसरल पेन है तो इन दैट केस वी कैन यूज दिस ओपियोइड एनाल्जेसिक्स और नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स व्हिच वी हैव एग्जांपल मॉर्फिन। नेक्स्ट, जो प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन है, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन नॉर्मली जो ड्रग्स यूज किए जाते हैं वो सीएनएस पे एक्ट करने वाले होते हैं जो कामिंग इफेक्ट देते हैं। Now these drug morphine again acting by CNS or they actually these are depressing the CNS and relieve the pain, ठीक है। they are depressing the CNS and relieve the pain। डेफिनेटली जो प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन वाले जो ड्रग्स जितने भी होते हैं वो नॉर्मली सीएनएस डिप्रेशन ड्रग होते हैं एंड दिस ड्रग अगेन have effect on the CNS and will depress the CNS, will produces the calming effect, will reduce the pain, so that is why it may be used in the pre-anesthetic medication, ठीक है। to treat the diarrhea, अभी ये डायरिया का जो इसका यूज है क्योंकि ये जो मॉर्फिन है इसका एक इफेक्ट देखा गया है कि जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है इसको वो कम कर देता है, ठीक है। मॉर्फिन जो है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या वी कैन कॉल इट एज अ जीआई मोटिलिटी, तो उसको वो क्या कर देता है, कम कर देता है, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया में हेल्प हो जाता है, ठीक है। वेयर डायरिया में क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ जाता है, तो जिसकी वजह से लूज मोशंस एंड वाटरी डायरिया ये सारी चीजें होती है। तो मॉर्फिन का क्या कैसे काम करेगा, विल एक्ट सेंट्रली which reduces the GI motility, reduces the peristaltic movement and that will be help for the treatment of the diarrhea, ठीक है। नेक्स्ट, सप्रेसेस द कफ, ये उसका सेंट्रल इफेक्ट रहेगा कि कफ सीनस के ऊपर एक्ट करता है तो कफ सेंटर को भी डिप्रेस करेगा, सप्रेस करेगा, जिसकी वजह से कफ भी रिलीव हो सकता है, कफ सप्रेशन। जैसे कोडिन हम लोग बोलते हैं, कोडिन फॉस्फेट वी आर यूजिंग फॉर एंटीटसिव या वी कैन यूज टू रिलीव द पेन।
आपने कुछ फॉर्मुलेशन भी देखे होंगे जिसके अंदर कोडीन होता है, ठीक है। तो मॉर्फिन कोडीन विल हैविंग द सेम इफेक्ट, दैट इज द सप्रेसिंग कफ। एज एन hypotonic as a hypnotic when insomnia due to the pain, ठीक है। पेन की वजह से कभी कुछ लोगों को ऐसा होता है कि सीवियर पेन की या पेन की वजह से नींद नहीं आती है, दैट वी कॉल इंसोम्निया एसोसिएटेड विद द पेन या ड्यू टू द पेन। सो दैट केस दिस ड्रग इज इफेक्टिव वन। इफेक्टिव मतलब दोनों तरह से काम करेगा, एक तो सेंट्रली एक्टिंग है जिसकी वजह से वो सीनेस को डिप्रेस करता है, सीनेस को डिप्रेस करके पेन रिलीव करता है, इसका मतलब पेन तो रिलीव हो ही जाएगा। In addition to that, due to the depression of the sinus, there may be chances of a drowsiness, there may be chances of the hypnotic effect उसका मिल सकता है, that may induces the sleep also। तो दोनों चीजें हो जाएगी, insomnia भी रिलीव हो जाएगा, पेन भी रिलीव हो जाएगा। So as hypnotics it can be used for the treatment of the insomnia due to the pain, ठीक है, ये इसका यूज हो सकता है। नेक्स्ट, as a alternative, elevative anxiety due to the pain, मतलब ये कामिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है सीनस डिप्रेशन की वजह से। तो ड्यू टू द पेन जो एंजाइटी होता है उसको भी रिलीव करेगा। यहाँ पे भी दोनों भी कोरिलेशन यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि इंसोम्निया और पेन का हमने लिया था, स्लीपलेसनेस एंड पेन, लाइक इन सेम वे एंजाइटी ड्यू टू द पेन वाला है, वो दोनों भी चीजें यहाँ पे रिलीव वो कर सकता है। लाइक पेन को भी रिलीव करेगा, एंजाइटी को भी रिलीव करेगा, बिकॉज इट इज हैविंग एन सीडेटिव इफेक्ट, बिकॉज इट एबल टू डिप्रेस द सीएनएस। और लास्ट वाला यूज अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें रहेगा दैट एज एन एडजुवेंट, मतलब इन कॉम्बिनेशन विद एनेस्थेटिक्स फॉर पेन रिलीफ। जैसे कि एनेस्थेटिक्स जो होते हैं, एनेस्थेटिक्स अगर हम लोग बात करते हैं जनरल एनेस्थेटिक्स की, तो उसमें जो डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, लाइक स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया, फर्स्ट स्टेज हमने देखा था स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया। एनाल्जेसिया मतलब कि वही एनाल्जेसिक्स वाला टर्म, मतलब जो अगर हम लोग फॉर एग्जांपल अगर हम लोग जनरल एनेस्थेटिक्स भी यूज करते हैं तो उसमें व्हाइल इंड्यूसिंग द एनेस्थेसिया या व्हाइल इंड्यूसिंग द जनरल एनेस्थेसिया they have to relieve the pain first। इसमें हमने डेफिनेशन में भी जनरल एनेस्थेटिक्स से देखा था कि वो जो वो पेन रिलीव करते हैं फॉलोड बाय द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। मतलब जो ये भी पेन रिलीवर है, इसमें जो जनरल एनेस्थेटिक्स है और ये जो मॉर्फिन वाला जो ड्रग है या सीएनएस डिप्रेसेंट वाला ड्रग है, या वी कैन से दैट दिस आर द नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स, ये थोड़ा कहीं ना कहीं सिनर्जिस्टिक इफेक्ट शो करते हैं, या कहीं ना कहीं दोनों का जो इफेक्ट है वो यूजुअली कोरिलेट होता है या सिमिलर इफेक्ट देते हैं, because both are acting on CNS, both are depressing the CNS, both are relieving the pain। If you're talking about these narcotic analgesics as well as this general anesthetics, तो दोनों का कहीं ना कहीं इफेक्ट सेम है, इसलिए वो एडजंक्ट कॉम्बिनेशन में यूज किए जा सकते हैं और वाइस वर्सा इफेक्ट। लेकिन ये तो नहीं बोल सकते कि हम लोग अगर हमको पेन रिलीव करना है तो हम लोग जनरल एनेस्थेटिक्स यूज करेंगे, ऐसा नहीं यूज करेंगे। अगर हमको लाइक फॉर एग्जांपल एनेस्थेटिक्स एनेस्थेसिया अगर इंड्यूस करना है तो वी कैन यूज दिस ड्रग एज अ प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, जो कि सपोर्टिव वे में सिनर्जिस्टिकली एक्ट करेंगे टू दिस जनरल एनेस्थेटिक्स। दिस नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स कैन बी सिनर्जिस्टिकली शोइंग इफेक्ट with that of this general anesthetics, ऐसे मुझे बोलना, ठीक है। So all these are the uses of these morphine, और this we can take a typical example of the narcotic analgesics। morphine को हम लोग जो है वो typical example ले सकते हैं, which we belong to the class of narcotic analgesics, जो कि बाकी drugs भी more or less same ही act करेंगे। Next, formulations, if you're talking about the formulation of the morphine injection है, morphine atropine के combination में रहेगा, morphine ammonium chloride mixture, then ipecacuanha mixture, then morphine kevaline mixture, morphine hydrochloride solution भी है, सपोजिटरी इसके फॉर्म में भी अवेलेबल रहेगा। ये सब उसके फॉर्मुलेशन है मॉर्फिन के। ब्रांड नेम्स की अगर बात करते तो जेफरॉल एंड सिरानिया, और सिरानिया वी कॉल दीज आर द ब्रांड्स फॉर दिस मॉर्फिन। नेक्स्ट, कोडीन। तो अगर मॉर्फिन कोडीन का मैंने आपको कंपैरेटिवली स्ट्रक्चर देखने के लिए बोला था, तो इफ यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन, प्रीवियस स्लाइड में अगर देखते हो स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन, तो यहाँ पे जो आपको दिखेगा वो 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप दिखेंगे, ये दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर मॉर्फिन। यहाँ पे आपको 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप दिखेंगे, तो इंस्टेड ऑफ दिस हाइड्रोक्सी ग्रुप द हाइड्रोजन गॉट रिप्लेस विद मिथिल, ठीक है। अगर हम लोग हाइड्रोजन इसका रिप्लेस कर दे विद द मिथिल ग्रुप तो ये हो जाएगा मिथॉक्सी। तो सेम विल बी यू कैन सी इन केस ऑफ द कोडीन। कोडीन के केस में आप वो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हाइड्रोक्सी वाला ग्रुप था OH, नाउ इट बिकम OCH3, मतलब कि हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया विद द मिथिल ग्रुप, सो दिस ग्रुप वी आर कॉलिंग मिथॉक्सी, ठीक है। ये ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, मिथॉक्सी। तो जस्ट दैट इज द चेंज, नथिंग बट एल्स। इसके अलावा और कुछ चेंजेस नहीं है। एज इफ यू आर गोइंग टू कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन एंड कोडीन, तो ये मिथिलेटेड फॉर्म रहेगा, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। ये जो दोनों भी हाइड्रोजन है, दोनों में से एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो गया विद द मिथिल ग्रुप, सो इंस्टेड ऑफ दैट वी कॉलिंग अ मिथॉक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सी के बजाय मिथॉक्सी हो गया, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया है, रिमेनिंग स्ट्रक्चर इज सेम एज लाइक ऑफ द मॉर्फिन। तो इसीलिए ड्यू टू द स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी
दिस हैविंग मोस्ट ऑफ द सेम इफेक्ट। अभी यहाँ पे देखेंगे हम लोग उसका डिस्क्रिप्टिव टर्म, मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक लाइक मॉर्फिन। नेक्स्ट, सिमिलर टू द मॉर्फिन एक्सेप्ट फॉर द replacement of the hydroxy group with the methoxy group as I told in the structure. Next, occur as a phosphate, मतलब इसमें जो salt form present रहेगा वो कोडीन phosphate के फॉर्म में रहेगा, या salt form रहेगा कोडीन का, that we call a phosphate, कोडीन phosphate. नेक्स्ट, नीडल शेप क्रिस्टल रहेगा, जैसे कि मॉर्फिन के सेम थे, 1/6 एज स्ट्रॉन्ग एज मॉर्फिन एंड लेस एडिक्टिव। ये उसका एक एडवांटेज रहेगा। जैसे हमने ये एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया विद मिथिल ग्रुप, ये स्ट्रक्चर में अगर इसका चेंज हो गया तो फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी या उसके जो वी कैन से दैट द एक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो एक्टिविटी पे ये इफेक्ट पड़ेगा कि 1/6 स्ट्रॉन्ग एज स्ट्रॉन्ग दैट मॉर्फिन, मतलब कि उसका जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम, स्ट्रेंथ कम होगा तो उसका क्या एडवांटेज है, नॉर्मली जो हमको चाहिए वो पोटेंट ड्रग चाहिए होते हैं। ठीक है, पोटेंट ड्रग नहीं है तो उसका इफेक्ट थोड़ा स्लो हो सकता है, या पोटेंट ड्रग नहीं है तो वो थोड़ा लार्जर डोजेस में यूज करने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन इसका एडवांटेज ये रहेगा कि जो मॉर्फिन के जो डिसएडवांटेजेस है, दैट इज द एडिक्ट फॉर्मिंग एंड जो ड्राउजीनेस है, या जो सीनस को डिप्रेस करने के बाद में स्लिप इंड्यूस करता है, ये सब चीजें कोडिंग के साथ लेस रहेगी, या 1/6 वो भी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग वी आर सेइंग 1/6 टाइम्स स्ट्रॉन्ग है, मतलब 6 टाइम उसका जो है स्ट्रेंथ कम हो रहा है, या उसकी जो पोटेंसी है वो कम हो रही है। एज लाइक सेम उसी तरह से उसके जो एडवर्स इफेक्ट है उसका, जैसे मॉर्फिन के जो एडवर्स इफेक्ट है उसका भी 1/6 टाइम एडवर्स इफेक्ट कम हो जाएंगे विद दैट ऑफ द कोडिंग। तो ये उसका एडवांटेजेस भी रहेगा, सो दैट इट बिकम सेफर। ठीक है, वो सेफ कैटेगरी में आ जाएगा, अनसेफ नहीं रहेगा, या वी कैन से दैट दीज ड्रग जो मॉर्फिन है, मॉर्फिन के जो भी एडवर्स इफेक्ट है हम लोग ये कोडिंग के साथ ओवरकम कर सकते हैं। दैट आई मीन टू से लेस एडिक्टिव है, ये हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर चुके हैं। स्टेबिलिटी की अगर बात करते हैं, इफ्लोरेसेंस मतलब कि एयर के फॉर्म, वो एयर के साथ कांटेक्ट में आने के बाद में कोडिंग का जो है वो पफी मास फॉर्म हो जाता है, या जो लाइक स्पॉन्ज, आपको पता होगा स्पॉन्ज, नॉर्मली स्पॉन्ज आपको पता है कि जो कि कोरस होता है, अंदर से पोरस होता है, लेकिन सेम वे उसी तरह का मास यहाँ पे ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ द मॉइस्चर and in a dry air it is subjected forming an efflorescence। efflorescence मतलब कि puffy माप या spongy वाला मास वहां पे प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, अफेक्टेड बाय लाइट, डेफिनेटली दैट्स व्हाई वी शुड हैव टू प्रिवेंट प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट। यूजेस इसका रहेगा सप्रेसिंग द कफ, कोडिन फॉस्फेट वी कैन यूज टू सप्रेस द कफ, सप्रेसिंग द माइल्ड एंड मॉडरेट पेन एज लाइक पेन रिलीवर भी यूज होगा। डायरिया के ट्रीटमेंट में जैसे कि मॉर्फिन में यूज होता था सेम रहेगा। सेडेटिव हिप्नोटिक्स जैसे मॉर्फिन यूज होता था वैसे ही यहाँ पे भी रहेगा। यूज इन कॉम्बिनेशन विद एस्पिरिन एज अ एनाल्जेसिक्स, क्योंकि ये एनाल्जेसिक्स है बट एस्पिरिन इज अ नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स एंड दिस कोडिन इज अ नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। नो प्रॉब्लम, कहीं जरूरत है तो हम लोग दोनों कॉम्बिनेशन में भी यूज कर सकते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन द मॉडरेट पेन, अगर जहाँ पे है तो इन दैट केस वी कैन यूज दिस इन कॉम्बिनेशन विद एस्पिरिन। नेक्स्ट, फॉर्मुलेशन अगर बात करते हैं तो कोडिन फॉस्फेट टैबलेट है, कोडिन एंड पैरासिटामोल टैबलेट, अगेन दे आर कोडिन एंड एस्पिरिन टैबलेट। कोडिन फॉस्फेट सिरप जो कि नॉर्मली कफ रिलीफ के लिए यूज होता है। लिंटस, ये भी लिंटस वाला जो है फॉर्मुलेशन कोडिन फॉस्फेट का, ये भी नॉर्मली कफ रिलीफ के लिए यूज होता है, कफ एंटी कफ प्रिपरेशन, एंटी टस्सी प्रिपरेशन, इस तरह से। ठीक है, तो ये सब जो रहेंगे वो फॉर्मुलेशन रहेंगे, दैट इज ऑफ कोडिन। ब्रांड नेम सच एज ग्लाइकोडिन, आपने सुना होगा ग्लाइकोडिन सिरप, ग्लाइकोडिन ट्रेप वसा का, या ग्लाइकोडिन सिरप पावरिन आपने सुना होगा, ये टैबलेट के फॉर्म में रहेगा। ग्लाइकोडिन तो सुनते हैं ना, हम ऐड में भी सुनते हैं ग्लाइकोडिन खांसी की छुट्टी, ये उसका लाइक निमोनिक्स, निमोनिक्स नहीं, उसका जो ये होता है टैगलाइन होता है। ठीक है, तो ये आपने सुना होगा। तो दैट कंटेन है कोडिन फॉस्फेट जो कि एंटी कफ प्रिपरेशन है ग्लाइकोडिन। ठीक है, कोसाका एंड पावरिन, ये भी कोसाका ये एक्चुअली एंटी कफ है, पावरिन इज एनाल्जेसिक्स का ब्रांड अवेलेबल है। ठीक है, ये हो गया ऑल अबाउट दी कोडिन। now we are moving to the next one that we are calling पैथिडीन, जो कि स्ट्रॉन्ग एनालिसिस का ही ड्रग है। बट इसके पहले जो हमने दो ड्रग देखे हैं मॉर्फिन एंड कोडिन, दीज आर नेचुरली ऑकरिंग, दीज आर नेचुरली ऑकरिंग। अभी जो हम लोग ड्रग देखने जा रहे हैं थर्ड ड्रग, दैट वी कॉल अ सिंथेटिक ड्रग, टोटली सिंथेटिक बोला जाएगा, जो कि लेबोरेटरी में सिंथेसाइज होता है, नेचुरली ऑकरिंग नहीं होता है। पैथिडीन, वी कॉल अ पैथिडीन। अभी पैथिडीन में अगर स्ट्रक्चर देखो तो इसमें होता है पिरिडीन, पिपिरिडीन एज ए हेटेरोसाइकिल, ये वाला जो अगर रिंग देखते हो इसके अंदर, जिसमें हेटेरोसाइक्लिक रिंग है जो कि कंप्लीटली सैचुरेटेड है, 6 मेंबर रिंग कंप्लीटली सैचुरेटेड विद सिंगल नाइट्रोजन, वी कॉल इट पिपेरिडीन। और पिपेरिडीन पे मिथिल ग्रुप भी है, और ये बाकी का जो है भी तो सब्स्टिट्यूशन है, जैसे कि अगर हम लोग इसको नंबरिंग देते हैं तो 1 2 3 4 तक नंबरिंग जाएगा, नंबर नाइट्रोजन से स्टार्ट होगा नंबरिंग। और यहाँ पे जो है वो एक फिनिल वाला सब्स्टिट्यूशन रहेगा, ये जो है वो फिनिल रिंग है। एंड दूसरा जो रहेगा वो वी कॉल अ, उसका जो नाम रहेगा वो इथिल कार्बोक्सिलेट रहेगा, दैट इज COO
C2H5, ये जो पार्ट है COO C2H5 रहेगा, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला। इसके पहले बाकी की चीजें तो आपको वेरी क्लियर है कि दूसरा ये एक फिनिल रिंग है, ये फिनिल रिंग है, उसके बाद में ये वाला पिपेरिडीन रिंग है, और उसके जो है वो that we call a methyl group is present on the nitrogen. So if you are going to give the numbering, so definitely we will start numbering with the nitrogen. हेटेरोसाइक्लिक रिंग को हमको नंबरिंग देना पड़ेगा, नाइट्रोजन से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, नो प्रॉब्लम, क्योंकि क्लॉकवाइज भी दिया तो भी फोर्थ पोजीशन पे ही नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट्स आएंगे, एंटी क्लॉकवाइज भी दिया तो भी फोर्थ पोजीशन पे ही सब्स्टिट्यूएंट आएंगे। सो वी आर गोइंग एंटी क्लॉकवाइज वे, दिस इज द 3 2 3, ये वाला जो रहेगा वो फोर्थ पोजीशन रहेगा, देन दिस विल बी द फिफ्थ वन। इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ये सिक्स्थ वन, तो यहाँ पे नंबरिंग हो गया 1 2 4 5 6, जो कि हेटेरोसाइक्लिक रिंग हमने सिलेक्ट किया था, दैट इज अ पिपेरिडीन एज अ हेटेरोसाइक्लिक रिंग वी हैड टेकन, उसको हमने नंबरिंग दे दिया है। और उसके बाद में हम लोग अभी देखेंगे कि व्हाट आर द सब्स्टिट्यूएंट। वन पोजीशन पे मिथिल है, डेफिनेटली वन पोजीशन पे मिथिल, यहाँ पे आपको क्लियर हो गया है। फोर्थ पोजीशन पे फिनिल है, ये जो फिनिल रिंग है वो फोर्थ पोजीशन पे है, डेफिनेटली यू गॉट क्लियर, फोर्थ पोजीशन पे फिनिल है। नाउ पिपेरिडीन 4 इथिल कार्बोक्सिलेट ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं, या 4 इथिल कार्बोक्सिलेट पिपेरिडीन ऐसे भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। पिपेरिडीन लास्ट में भी लिख सकते हैं बिकॉज पैरेंट न्यूक्लियस है, या वी कैन टेक इट एज अ पिपेरिडीन 4 कार्बोक्सिलेट इथिल कार्बोक्सिलेट। ये जो है वो इसको C2H5 बोला जाएगा बिकॉज CH2CH3 यहाँ पर है, एंड दिस इज द COOC2H5, COOC2H5 मतलब इसको बोला जाएगा इथिल कार्बोक्सिलेट। ये है ऑन द फोर्थ पोजीशन, सो दैट वी कैन राइट इट as a 1-methyl 4-phenyl piperidine 4-ethyl carboxylate, या we can write 1-methyl 4-phenyl 4-ethyl carboxylate piperidine, ठीक है। दोनों भी वे में आप नंबरिंग इसको नेम, केमिकल नेम इसका दे सकते हैं, बिकॉज एज पर द सिलेबस इज कंसर्न द नेम, केमिकल नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ दिस पैथिडीन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। पैथिडीन का स्ट्रक्चर और केमिकल नेम इंपॉर्टेंट है। इट इज अ पिपेरिडीन डेरिवेटिव, डेफिनेटली एज आई टोल्ड दैट द हेटेरोसाइक्लिक रिंग जो रहेगा उसके अंदर पिपेरिडीन है, दैट्स व्हाई इट्स अ पिपेरिडीन हेटेरोसाइक्ल और पिपेरिडीन डेरिवेटिव। हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट इसका प्रेजेंट रहेगा, दैट वी कॉल पैथिडीन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। पैथिडीन हाइड्रोक्लोराइड जो कि व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर रहेगा, ऑर्डरलेस, लाइट एसिडिक, सॉल्युबल इन वाटर, all these are the physical properties of this pethidine. Next, when it is treated with the formaldehyde and H2SO4, it will give the purple color which changes to orange red. अब ये जो है ये इसका chemical property है, we can say that it's a chemical test or identification test for the given drug pethidine. Uses to control the moderate and severe pain, as it is the strong analgesic, synthetically, totally synthetic है, and even it is an we can say that it is a strong analgesics. In a pre-anesthetic medication, definitely ये भी रहेगा। ऑब्स्टेट्रिक्स जो होता है वो नॉर्मली गायनेकोलॉजिकल सर्जरीज होती है, माइनर गायनेकोलॉजिकल सर्जरीज। इन मॉर्फिन एडिक्शन, अभी इसको हम लोग बोल सकते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ मॉर्फिन, क्योंकि मॉर्फिन जो है वो एडिक्शन फॉर्म करता है। तो अगर पर्सन डिपेंड हो गया है मॉर्फिन के ऊपर ड्यू टू द लॉन्ग टर्म यूज ऑफ द मॉर्फिन, इन दैट केस व्हाट इज द रिप्लेसमेंट? रिप्लेसमेंट जो है हम लोग ये पैथिडीन दे सकते हैं, जो कि मॉर्फिन का एडिक्शन को कम कर देगा, मॉर्फिन के जो विड्रॉल सिम्टम्स मिलेंगे वो कम कर देगा, या मतलब हम लोग मॉर्फिन को जो आगे चल के रिप्लेस कर सकते हैं विद द पैथिडीन, और फिर आगे चल के उसको हम लोग नॉन नार्कोटिक एनालिसिस से रिप्लेस करके हैबिट जो है उसको ओवरकम कर सकते हैं, विड्रॉल सिम्टम्स को रिलीव कर सकते हैं। ये हो गया पैथिडीन इंजेक्शन या टैबलेट फॉर्म में ये फॉर्मुलेशन अवेलेबल रहेगा। ब्रांड नेम इसके जो है वो पैथिलोरफेन इज अ ब्रांड। नेक्स्ट मिथाडोन, ये भी ड्रग है जो कि स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक में ही आता है, कंपेयर टू द मोस्ट स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक्स है, देखो कंपेयर टू द मोस्ट स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक इट इज वीकर वन एंड हैज अ ये अभी लिस्ट इंपॉर्टेंट है, हम लोग लेंगे इसको, हैज बीन सिंथेसाइज्ड टू नॉट हैव एन ईफोरिक प्रॉपर्टी एंड माइल्ड विड्रॉल इफेक्ट जो भी है मॉर्फिन के ओवरकम करने के लिए। मिथाडोन ये ड्रग जो है वो सिंथेटिकली ड्रग रहेगा, जो कि जैसे हमने पैथिडीन का बोला है सिंथेटिक, वैसे ये मिथाडोन भी सिंथेटिक ही है, जो कि ओवरकम करता है ऑल द एडवर्स इफेक्ट एज वेल एज ऑल दी एडिक्शन फॉर्मिंग एंड हैबिट फॉर्मिंग इफेक्ट ऑफ द मॉर्फिन। यूज एज एन एनाल्जेसिक्स बट मोस्ट कॉमनली टू हेल्प इन द विड्रॉल ऑफ फॉर द एडिक्ट्स। तो ये रिप्लेसमेंट में ही यूज हो सकता है इन केस ऑफ मॉर्फिन एडिक्शन। तो मेथाडोन के अगर हम लोग लाइक फॉर्मुलेशन देखते हैं तो इट इज अ हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट रहेगा, मेथाडोन हाइड्रोक्लोराइड सप्रेसेस द कफ, सप्रेसेस द माइल्ड एंड मॉडरेट पेन। ये ओपियोइड एडिक्शन में भी यूज किया जा सकता है। ओपियोइड मतलब क्या, मॉर्फिन का जो एडिक्शन होता है, बिकॉज मॉर्फिन इज अ ओपियोइड एनाल्जेसिक्स। नेक्स्ट डोसेज फॉर्म, टैबलेट इंजेक्शन लिंकर्स के फॉर्म में ये अवेलेबल रहेगा। ब्रांड सच एज अ फैसिमटोन, ये उसका ब्रांड रहेगा। अब ये जो अगर हम लोग इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि ये सेंट्रली एक्टिंग तो है, सीरियस के ऊपर तो एक्ट करते हैं, दीज आर द स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक्स, बट हाउ दे आर गोइंग टू बी एक्ट। तो इसमें ये है कि द ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ द नेचुरल ओपिएट्स
इन द ब्रेन वी कॉल एंडोर्फिन। एंडोर्फिन नाम का एक केमिकल होता है, या इसको बोलते हैं एंडोर्फिन, इट इज एंडोजीनियस सब्सटेंस व्हिच इज प्रेजेंट इन आवर ब्रेन। एंड दिस इज एक्चुअली द, ये जो होता है, ये एंडोर्फिन जो होता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज एन ओपिएट। ओपिएट मतलब कि ये भी पेन रिलीफ का ही काम करता है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको ये एग्जांपल देना चाहता हूँ कि लाइक फॉर एग्जांपल इफ द सीवियर पेन इज देयर, या किसी ने हेवी फिजिकल एक्सरसाइज कर लिया है या हेवी वर्क कर लिया, तो उसका बॉडी पेन होता है, उसको बॉडी पेन होता है, ठीक है। और बॉडी पेन होने के बाद में अगर उसने रेस्ट किया विदाउट टेकिंग एनी टाइप ऑफ एनाल्जेसिक्स, ना उसने ओपिएट एनाल्जेसिक्स लिया है, ना नॉन जो माइल्ड एनाल्जेसिक्स है जैसे कि एस्पिरिन है, जो नॉर्मल जो पेन किलर होते हैं, वो कुछ लिया नहीं है, वो कुछ भी लिया नहीं है, फिर भी हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद में या आफ्टर द कंप्लीट टेकिंग का रेस्ट उसकी जो बॉडी में पेन था वो रिलीफ हो जाएगा, ठीक है। ये कहां से हो गया? जो बॉडी पेन था, बॉडी एक था, कभी कभी आप भी मे बी जो यंगस्टर्स है इसमें ये नॉर्मली होता है कि बॉडी पेन रहेगा टेम्पररी पीरियड के लिए, फिर उसके बाद में थोड़ा सा रेस्ट किया तो रिलीफ हो जाएगा। अब ये रिलीफ तो कहां से होगा, क्योंकि हमने पेन किलर तो कोई लिया नहीं, पेन तो था ऑलरेडी वहां पर। तो उसका जो रीजन रहेगा ये वाला एंडोर्फिन है, क्योंकि बॉडी के अंदर भी हमारे कुछ नेचुरल ओपिएट्स होते हैं या नेचुरल पेन किलर्स होते हैं जिसको हम लोग ओपिएट बोलते हैं, जो कि ये एंडोर्फिन जो है वो एंडोजीनियस सब्सटेंस है, जो कि नेचुरल ओपिएट का एग्जांपल है, जो हमारे बॉडी के अंदर, ब्रेन के अंदर, नॉर्मली सीएनएस के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये पेन रिलीफ का काम करता है व्हेन वी आर नॉट टेकिंग एनी टाइप ऑफ एक्सटर्नल ओपिएट एनाल्जेसिक्स या एक्सटर्नल पेन किलर, हम लोग जहाँ पे नहीं लेते हैं, तो वहां पे ये नेचुरली काम करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो अभी हम लोग बोलते हैं कि ये एंडोर्फिन जो रहेगा, दीज आर प्रोड्यूस इन अ बॉडी ड्यूरिंग द एक्सट्रीम कंडीशन सच एज रनिंग हाई या एक्सट्रीम एक्सरसाइज, एक्सट्रीम इंजरीज जहाँ पे होती है, तो नेचुरली हमारे बॉडी का भी होता है मैकेनिज्म कि वो बॉडी में जो है वो ये इस तरह के नेचुरल ओपिएट्स प्रोड्यूस कर देती है और जो पेन रिलीफ का काम अपने आप स्टार्ट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट, when these are absorbed by the receptor in a brain, the body feels analgesia। analgesia मतलब कि पेन रिलीफ वाला इफेक्ट जो है वो फील करेगा and the pain is going to be reduced। as I told, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, वही सेम चीज यहाँ पे ये करते हैं एंडोर्फिन which are acting as a natural opiates, ठीक है। तो उसी तरह से जो रहेगा वो अभी अभी अगर हम लोग फॉर एग्जांपल अगर हम लोग सीवियर पेन है तो जिसमें हम लोग अगर ये स्ट्रॉन्ग वाले एनाल्जेसिक्स लेते हैं, तो स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक्स अगेन इंटरेक्टिंग विद द रिसेप्टर, जिससे ये जो नेचुरल ओपिएट इंटरेक्ट कर रहे थे रिसेप्टर के साथ, वी कॉल ओपिएट रिसेप्टर्स इन आवर ब्रेन, इन आवर सीएनएस। तो उसी के साथ ये वाले जो है वो जो बाहरी हम लोग जो ये एक्सटर्नली सोर्स से जो एनाल्जेसिक्स ले रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक्स या ओपिएट एनाल्जेसिक्स, तो वो भी एक्ट करेंगे, वो भी इंटरेक्ट करेंगे विद दिस ओपिएट रिसेप्टर एंड विल एबल टू रिड्यूस द पेन। मतलब दोनों भी सेम काम करेंगे, बट इतना डिफरेंस रहेगा कि जो कुछ जो है वो नेचुरल ओपिएट्स रहेंगे विद इन अ बॉडी प्रेजेंट होते हैं, और कुछ जो हमको बाहरी तौर पे लेना पड़ता है या एक्सटर्नल सोर्सेस से लेना पड़ता है, दैट वी कॉल ओपिएट एनाल्जेसिक्स, मॉर्फिन, कोडीन, पैथिडीन, मेथाडोन, ये जो एग्जांपल्स है, ये लेने के बाद में भी वो भी सिमिलर वे में एक्ट करते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल दिस इज अ मैकेनिज्म ऑफ एक्टिंग एन स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक्स, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि ओपिएट्स डिराइव फ्रॉम द ओपियम पॉपी एक्ट इन द सेम वे एज लाइक दैट ऑफ द एंडोर्फिन बट आर नॉट नेचुरल, मतलब वो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस नहीं होते, नॉट इन अ ह्यूमन बॉडी। द हाई इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द ओपिएट्स एंड क्विकर देन द एंडोर्फिन, मतलब ये इसका जो है वो पोटेंशियल ज्यादा होता है और ये जो है वो इजीली क्विकर एक्टिंग होते हैं, फास्ट उसका एक्शन होता है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। एंडोर्फिन इज नॉट यूज्ड एज एन एनाल्जेसिक बिकॉज इट कैन नॉट बी स्टोर्ड एंड इट्स अनस्टेबल, मतलब उसको हम लोग बाहरी या बॉडी से एक्सट्रैक्ट करके उसको एज अ ड्रग यूज नहीं कर सकते। जैसे कि हम इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन जो हम लोग एनिमल सोर्सेज से लेते हैं, एनिमल सोर्सेज से एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको थोड़ा मॉडिफाई करके ह्यूमन इंसुलिन बोल के यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सा एंडोर्फिन हम लोग यूज नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ ड्यू टू इट्स स्टेबिलिटी एंड इट कैन नॉट बी स्टोर्ड, और ये जो है बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है इसके लिए, अनस्टेबल होता है इसके लिए। अभी जो स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक्स है उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं because they are directly interacting with the CNS, they are interacting with the opiate receptor which are present in the CNS and they are depressing the CNS, इसके लिए उसके जो है वो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक्स के लिए उसको हम लोग प्रेफरेबली यूज नहीं करते हैं, बट एज फॉर द योर सिलेबस इज कंसर्न वी शुड नो दैट व्हिच आर द स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक्स, व्हिच आर द माइल्ड एनाल्जेसिक्स, wherever we need to use the strong analysis and wherever we need to use the mild analysis, ये हमको पता होना चाहिए। इसके लिए ये हमने टॉपिक यहाँ पे पढ़ा है as per your syllabus is concerned। and there are number of side effects associated with this strong analgesics। कौन कौन से होते हैं, that depends कि शॉर्ट टर्म उसका यूज हमने किया है या लॉन्ग टर्म यूज किया है, उसके बेसिस पे बहुत सारे साइड इफेक्ट्स उसके होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये देख लीजिए। डलिंग द पेन, मतलब पेन रिलीफ तो होगा, नो प्रॉब्लम, ये शॉर्ट टर्म यूज के हम लोग देख रहे हैं। यूफोरिया मतलब कि जो फीलिंग होता है, फॉल्स फीलिंग वी कॉल यूफोरिया, फॉल्स फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस।
विच विल स्लो द नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देता है, स्लोज द हार्ट रेट को भी कम कर देता है ऑन शॉर्ट टर्म यूज, लॉसेस ऑफ द कफ रिफ्लेक्सेस, नॉसिया प्रोड्यूस कर सकता है, ओवरडोज कैन लीड टू द डेथ आल्सो, पॉसिबिलिटी ऑफ द स्ट्रोक, ओवरऑल स्लो डाउन ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम, क्योंकि ये डिप्रेस कर देता है सीनस को, सीनस द मास्टर सिस्टम व्हिच कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ आवर बॉडी, दैट्स व्हाई ड्यू टू द डिप्रेशन ऑफ द सीनस ओवरऑल जो स्लो डाउन हो जाएगा बायोलॉजिकल सिस्टम, हमारा जो सिस्टम है पूरे सिस्टम स्लो डाउन हो जाएंगे। ये इसका साइड इफेक्ट हो सकता है, या ऑल दीज आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ द शॉर्ट टर्म यूज ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक्स। इफ यू आर यूजिंग these analgesics, strong analgesics for the long term use, तो उसके क्या क्या उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इसमें ये रहेगा कि एडिक्शन प्रोड्यूस कर देता है वो, एंड दैट लीड्स टू वेरी स्ट्रॉन्ग विड्रॉल सिम्टम्स। एडिक्शन एक बार प्रोड्यूस हो गया तो अगर वो ड्रग नहीं लिए गए तो विड्रॉल सिम्टम्स वहां पे देखे जाएंगे। कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, लॉस ऑफ लिबिडो। कॉन्स्टिपेशन आपको पता है, कॉन्स्टिपेशन मतलब डिफिकल्टी इन डिफिकेशन, ठीक है, मतलब हैबिचुएशन जो होता है, डिफिकेशन होता है, उसमें डिफिकल्टी हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, दैट वी कॉल अ डिफिकल्टी इन डिफिकेशन, वी कॉल अ कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट जो होता है लॉस ऑफ लिबिडो, मतलब लॉस ऑफ सेक्स डिजायर, ये जो एबिलिटी होती है ये भी कम हो जाती है, इंटरेस्ट लॉस हो जाता है। डिस्टर्बेंसेस इन द मेंस्ट्रुएशन, ये भी एक प्रॉब्लम होगा। क्रॉस टॉलरेंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो है सीएनएस डिप्रेशन ड्रग है, स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक्स, तो इसके लॉन्ग टर्म यूज की वजह से एक टॉलरेंस डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से अगर हम लोग अदर सीएनएस डिप्रेशन ड्रग ले, जैसे कि हिप्नोटिक सीडेटिव्स है, या जो आपके जनरल एनेस्थेटिक्स है, एंटीसाइकोटिक्स है, ये जो ऑल जो होते हैं सीएनएस डिप्रेशन ड्रग्स, इसमें क्रॉस टॉलरेंस प्रोड्यूस हो जाएगा। क्रॉस टॉलरेंस मतलब ये जो लॉन्ग टर्म यूज ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक्स लीड्स टू अ इंक्रीज इन द डोज। और टॉलरेंस में क्या होता है आपको पता है कि डोज जो है वो नॉर्मल डोज में इफेक्ट हमको मिलता नहीं है, थेरेपेटिक इफेक्ट, तो उसके लिए हमको डोज जो है बढ़ाना पड़ता है। लेकिन सेम वे क्रॉस टॉलरेंस की वजह से क्या होगा कि जो अदर सीनियस डिप्रेशन ड्रग्स है वो भी आपका उसका जो इफेक्ट वो प्रोड्यूस नहीं हो कर पाएंगे इन द नॉर्मल डोज। सो इन दैट केस वी शुड हैव टू इंक्रीज देयर डोज, जैसे कि सीडेटिव हिप्नोटिक्स है उसका भी डोज बढ़ा करके देना पड़ेगा अगर जरूरत है तो, या जनरल एनेस्थेटिक्स है, या तो फिर एंटीसाइकोटिक एंटी डिप्रेसेंट है, ये सब जो ड्रग्स हैं इनका क्रॉस टॉलरेंस यहाँ पे प्रोड्यूस हो सकता है ड्यू टू द लॉन्ग टर्म यूज ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक्स। अभी प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद बाइंग एंड स्ट्रीट ड्रग, चलो ठीक है ये जो है वो छोड़ दो, मतलब एडिक्शन की वजह से वो एडिक्ट भी हो सकता है, अदर ड्रग्स के लिए भी ये उसका एक इफेक्ट रहेगा, ठीक है। ऑल दीज आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग एनालिसिस, जिसकी वजह से हम लोग स्ट्रॉन्ग एनालिसिस का जो यूज है उसको अवॉइड करते हैं, नॉर्मली वी आर गोइंग टू अवॉइड, ठीक है। नेक्स्ट अभी एक मैकेनिज्म हम लोग देख रहे हैं जो है माइल्ड एनाल्जेसिक्स का। अभी तक जितनी भी बात हमने की है वो स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक्स की बात की थी। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, वी कॉल वीक एनाल्जेसिक्स और वी कॉल अ माइल्ड एनाल्जेसिक्स या नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स, ठीक है। नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स की बात करते हैं तो ये जो है ये मैकेनिज्म से काम करते हैं। जैसे कि हमने बोला कि जो स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक्स है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अभी हमने देखा कि दे आर इंटरेक्टिंग विद द ओपाइड रिसेप्टर इन सीएनएस, जैसे नेचुरल ओपिएट्स काम करते हैं उसी हिसाब से ये जो स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक्स वो भी काम करते थे, ठीक है। तो ये जो है ये पाथवे जो अभी हम लोग देख रहे हैं, दिस इज फॉर द माइल्ड एनाल्जेसिक्स, जो कि एस्पिरिन, पैरासिटामोल, एसिटामिनोफेन, ये सब जो ड्रग्स है ये पाथवे से काम करते हैं, इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स को कम करते हैं और पेन रिलीफ भी करते हैं बाय दिस मैकेनिज्म। तो फॉस्फोलाइपेज ये जो होता है ड्यू टू द से पेन रिलीफ, या जहाँ पे इंजुरी अगर होती है, टिश्यू इंजुरी या सेल डैमेज या टिश्यूज डैमेज जहाँ पे होते हैं, तो दैट केस देयर मे बी अ से फॉर्मेशन ऑफ दिस phospholipase will convert into arachidonic acid। arachidonic acid जो है वो फिर दो पाथवे में भी, आपने एनाल्जेसिक्स अगर आपने पीएनटी में पढ़ा होगा तो ये पाथवे आपने वहां पे पढ़ा होगा। arachidonic acid will undergo the two pathways, COX pathway and LOX pathway we call। तो COX मतलब कि साइक्लोऑक्सीजनेज होता है, ये एंजाइम एक्ट करेंगे, अगर ये एंजाइम एक्ट करते तो उसको हम लोग बोलते हैं COX pathway। These are also called as COX cyclooxygenase, these are enzymes are called as COX and lipoxygenase, these are also called as LOX, ठीक है। तो lipoxygenase ये भी एंजाइम से, ये भी एक्चुअली इसका भी पाथवेज होता है, ये एंजाइम के थ्रू लिपोक्सिनेज वाला पाथवे वो कंटिन्यू होता है। तो अगर हम लेफ्ट साइड की बात करते हैं तो साइक्लोऑक्सीजनेज जो कॉक्स पाथवे जिससे प्रोस्टाग्लैंडिन्स फॉर्म होते हैं, जैसे कि PGF2 है, PGE2 है, PGI2 है। नाउ PGF2 जो है वो एनाल्जेसिक्स होते हैं, सॉरी एल्जेसिक होते हैं, एल्जेसिया मतलब कि पेन प्रोड्यूस करते हैं। PGE2 जो तो पायरेक्सिया मतलब कि एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर, बॉडी या फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। PGI2 जो रहेगा वो वैसोडाइलेशन करते हैं।
ठीक है। ये जो ऑल दीज आर, जैसे कि हम लोग PGF2 की बात करते हैं, PGE2, PGI2, ये जो कॉक्स पाथवे के थ्रू जो भी फॉर्म हो रहे हैं, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज ऑल आर दी इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स, इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स। ठीक है, ये कॉक्स पाथवे वाला हो गया। दूसरा जो लॉक्स पाथवे, जो लिपोऑक्सीजनेज वाला जो पाथवे है, उसके थ्रू जो होता है वो दैट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ दीज लिपोकाइनिन्स, लिपोकाइनिन्स। ठीक है, तो ये जो हमने बोला कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड लिपोकाइनिन्स, ये जो फॉर्म हो रहे हैं ड्यू टू दिस पाथवे, these are being popularly these are being having a common precursor which we call a phospholipase, phospholipase या phospholipid जो होते हैं सेल वॉल के अंदर, सेल वॉल डैमेज होने की वजह से फोस्फोलिपिड रिलीज हो गए, जिसके ऊपर फोस्फोलाइपेज काम करेगा, और फोस्फोलाइपेज विल कन्वर्ट phospholipids to arachidonic acid. Arachidonic acid will undergo the two pathways, COX and LOX pathway. COX pathway के थ्रू जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स फॉर्म होते हैं, एंड LOX pathway के थ्रू जो है लिपोकाइनिन्स या लिम्फोकाइनिन्स वी कॉलिंग लिम्फोकाइनिन्स फॉर्म होते हैं। ऑल दीज प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड लिम्फोकाइनिन्स आर इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स, इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स। जैसे हमने बोला कि प्रोस्टाग्लैंडिन F2 जो है वो एल्जेसिया मतलब कि पेन प्रोड्यूस करते हैं, PGF2 PGE2 जो वो इंक्रीज इन द बॉडी टेम्परेचर करते हैं या फीवर कॉज करते हैं, PGI2 ये वैस्कुलराइजेशन करते हैं। ये कब होगा? वेरेवर देयर इज एन इंजुरी, इंजुरी के बाद में पेन रिलीफ, पेन होता है, आपको पता है पेन और इन्फ्लेमेशन कब होता है? जब कोई इंजुरी होती है, सेल डैमेज या सेल वॉल डैमेज होता है, तभी जाके ये सारी चीजें प्रोड्यूस होती है। ठीक है ना, अभी ये तो हो गया जनरल पेन कैसे हो रहा है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दीज पेन एंड इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स, जिसकी वजह से ये पेन हो रहा है। अभी ये जो ड्रग्स एक्ट करने वाले हैं वो कहाँ कहाँ एक्ट करते हैं? जैसे कि फर्स्ट हमने बोला कि स्टीरॉयडल जो एनाल्जेसिक्स होते हैं वो यहाँ पे काम करते हैं, जो फॉस्फोलिपिड्स का कन्वर्जन एनाल्जिडोनिक एसिड में होने नहीं देते। समझ में आ रहा है क्या? फॉस्फोलिपिड जो रिलीज होता है ड्यू टू द पेन, ड्यू टू द इंजुरी, इंजुरी की वजह से जो सेल वॉल के अंदर आपको पता है लिपिड बाइलेयर होता है, जो लिपिड में होता है वो फॉस्फोलिपिड होता है सेल वॉल के अंदर। तो सेल वॉल डैमेज होने की वजह से वो लिपिड बाहर आएगा और वो लिपिड का कन्वर्जन एराकिडोनिक एसिड में होता है। तो स्टीरॉइड्स क्या करते हैं? उसको इंटरप्ट कर देते हैं, मतलब फॉस्फोलाइपेज को क्या कर देते हैं? इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से एराकिडोनिक एसिड फॉर्म ही नहीं होगा। और एराकिडोनिक एसिड अगर फॉर्म ही नहीं होता तो लॉक्स और कॉक्स पाथवे को अंडरगो जाने का सवाल ही नहीं आता है। देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ ऑल द इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स, इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स वहां पे फॉर्म ही नहीं होंगे क्योंकि एराकिडोनिक एसिड ही फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, ये स्टीरॉयडल टाइप के जो एनाल्जेसिक्स होते हैं वो यहाँ पे एक्ट करते हैं। ठीक है, दूसरा जो होता है वो NSAIDs हम लोग बोलते हैं, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, NSAIDs। तो ये जो काम करते हैं नॉर्मली ये कॉक्स और लॉक्स पाथवे पे काम करते हैं। नॉर्मली लिपोऑक्सीजनेज इनहिबिटर्स जो रहेंगे वो लॉक्स पाथवे पे काम करेंगे। जो NSAIDs है, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जिसका एग्जांपल हम लोग एस्पिरिन, पैरास्टामोल, एस्टामिनोफेन, एसिक्लोफेनाक, ये सब जो लेते हैं ना वो NSAIDs है। ये कॉक्स पाथवे पे, कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट करते हैं जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स को फॉर्म नहीं होने देते। सो दिस इज द सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ दीज। ये तो हमने देखा कि इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स कैसे फॉर्म होते हैं और जो एनाल्जेसिक्स है वो कौन कौन से पाथवे पे एक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है माइल्ड एनाल्जेसिक्स का, जो अभी हम लोग बात करें, जिसका मैकेनिज्म हमने देखा है माइल्ड एनाल्जेसिक्स। तो माइल्ड एनाल्जेसिक्स इंक्लूड दी ओवर द काउंटर ड्रग्स वी कॉल OTC। उसके बाद में नेक्स्ट जो होता है these are used as a pain reliever and relieve the fever या decreases the body temperature। एंटीपायरेटिक्स भी उसका यूज होगा। एग्जांपल ऑफ these mild analgesics include the aspirin, acetaminophen, ibuprofen, ये सब उसके जो एग्जांपल्स रहेंगे। टाइलिनॉल आपने सुना होगा। ठीक है, ये जो है वो ऑल दीज आर द ड्रग एग्जांपल ऑफ अ ड्रग व्हिच आर अ माइल्ड एनाल्जेसिक्स। एस्पिरिन जो है वो फर्स्ट ड्रग हम लोग देख रहे हैं। एस्पिरिन इज अ डेरिवेटिव ऑफ द सैलिसिलिक एसिड, क्योंकि इसमें जो है वो एस्पिरिन को this is the example or this is the structure of salicylic acid। आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो एस्पिरिन का नहीं है, वो सैलिसिलिक एसिड का है। तो एक्चुअली होता क्या है कि सैलिसिलिक एसिड मतलब कि जो बेंजोइक एसिड रहेगा, बेंजीन विद COH ग्रुप, अगर हम लोग इसमें ये स्ट्रक्चर को कंपेयर करते हैं या इसको अगर हम लोग बाई फॉरगेट करते हैं तो इसमें क्या रहेगा? अगर हमने बेंजीन ड्रॉ किया और COH ग्रुप अगर ड्रॉ किया इतना, तो ये हो जाएगा बेंजोइक एसिड। बेंजीन विद COH ग्रुप इक्वल बेंजोइक एसिड। उसी का अगर सेकंड पोजीशन पे अगर हम लोग हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाते हैं तो नाउ इट बिकम सैलिसिलिक एसिड। समझ में आ गया? तो हर एक को सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर आपको ये ओरली भी बोलते आना चाहिए कि जो बेंजोइक एसिड होता है, नेम इटसेल्फ इंडिकेटिंग बेंजोइक एसिड मतलब बेंजीन विद COH ग्रुप। ठीक है, और उसके बाद में सैलिसिलिक एसिड मतलब बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे या सेकंड पोजीशन पे अगर हमने हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा दिया तो दैट वी कॉल सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, दिस वी कॉल ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड ये होता है सैलिसिलिक एसिड, जो कि इटसेल्फ एनाल्जेसिक्स ही है।
सैलिसिलिक एसिड जो है वो एनाल्जेसिक्स ही यूज होता है। हेलो सर। हेलो सर।
हेलो हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर, है आप? हेलो। जी सर। क्या हो रहा है? मीटिंग लेफ्ट हो गया क्या? मेरा प्रेजेंटेशन लेफ्ट हुआ क्या? यस सर। हाँ सर, अभी से कहाँ से? कौन सा लास्ट स्लाइड कौन सा था? एस्पिरिन चल रहा था सर। ओके ओके, हाँ मुझे वही लगा कि स्क्रीन तो दिख नहीं रहा, फिर मैंने कम्युनिकेट किया, लेकिन ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ये हो गया था क्या एस्पिरिन वाला, ये वाला ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड वाला? यही बता रहे थे सर आप। अच्छा ठीक है। चलो, तो हम लोग देख रहे हैं नार्कोटिक, सॉरी नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स, जो कि माइल्ड एनाल्जेसिक्स है, जिसमें हम लोग एग्जांपल लेंगे एस्पिरिन, पैरासिटामोल, ये सब। तो इसमें से हम लोग फर्स्ट एग्जांपल देख रहे थे एस्पिरिन। एस्पिरिन इज अ डेरिवेटिव ऑफ सैलिसिलिक एसिड एज आई टोल्ड। तो सैलिसिलिक एसिड मतलब क्या रहता है? नॉर्मली वी कैन से दैट द सैलिसिलिक एसिड मतलब कि बेंजोइक एसिड जो रहेगा उसके ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप वी कॉल अ सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, मतलब आई मीन टू से द डिफरेंस बिटवीन द बेंजोइक एसिड एंड सैलिसिलिक एसिड। बेंजोइक एसिड हम लोग क्या बोलते हैं, इन वर्ड भी हम लोग बताते हैं कि बेंजोइक एसिड मतलब बेंजीन विद सीओएच ग्रुप, बेंजीन विद सीओएच ग्रुप, दैट वी कॉल अ बेंजोइक एसिड। अगर बेंजीन विद सीओएच ग्रुप है जो कि बेंजोइक एसिड रहेगा, उसका जो ऑर्थो पोजीशन है, जैसे कि ये वाला जो है वो ऑर्थो पोजीशन है, ये वी कैन कॉल इट सेकंड पोजीशन। तो सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर हमने लगाया या ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर लगाया, तो दैट बिकम सैलिसिलिक एसिड, दैट बिकम व्हाट? सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो और ये जो सैलिसिलिक एसिड है, इसको हम लोग एस्पिरिन का प्रिपरेशन में यूज करते हैं। ठीक है, या एस्पिरिन जो रहेगा वो सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव रहेगा। एस्पिरिन जो रहेगा वो सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव रहेगा। सैलिसिलिक एसिड नाउ यू कैन डिफाइन बाय इन योर वर्ड्स आल्सो, नो प्रॉब्लम, कि जो सैलिसिलिक एसिड होता है वो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड होता है। ठीक है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड होता है। अब ये जो सैलिसिलिक एसिड है वो इटसेल्फ यूज किया जा सकता है एज एनाल्जेसिक्स। ठीक है, सैलिसिलिक एसिड भी एनाल्जेसिक्स है, पेन रिलीवर है, सेम प्रॉपर्टी एज लाइक दैट ऑफ द एस्पिरिन होता है, बट वी आर टेकिंग एस्पिरिन प्रेफरेबल ऑन दी सैलिसिलिक एसिड। उसका रीजन हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। जैसे दिस यू कैन सी दैट दिस इज द सिंथेसिस फॉर एस्पिरिन। ये जो आपको रिएक्शन दिख रहा है वो सिंथेसिस ऑफ एस्पिरिन है, एंड वी कैन से दैट द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर एस्पिरिन is salicylic acid. अगर ये लेफ्ट साइड वाला जो स्टार्टिंग मटेरियल है SA, आई एम गोइंग टू राइट दैट वी कॉल इट मींस इट्स अ सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, सैलिसिलिक एसिड जो अभी हमने डिस्कस किया था बेंजीन बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप। नाउ इफ यू आर गोइंग फॉर एसिटिलेशन, ये जो रिएक्शन रहेगा वो एसिटिलेशन रिएक्शन रहेगा, जिसमें हम लोग एसिटिल ग्रुप जो है वो ऐड करेंगे या रिप्लेस करेंगे विद दिस हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन जो है ये आप देख सकते हो कि हाइड्रोक्सी ग्रुप का जो हाइड्रोजन है इन सैलिसिलिक एसिड, उसको हम लोग ये हाइड्रोजन को हम लोग रिप्लेस करेंगे विद दिस एसिटिल ग्रुप। यू कैन सी दैट देयर इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ दिस हाइड्रोजन इन एसिटिल विद बाय द एसिटिल ग्रुप इन एस्पिरिन। ये जो स्ट्रक्चर है वो एस्पिरिन वाला है। ठीक है, दिस इज एन एस्पिरिन। तो एस्पिरिन और सैलिसिलिक एसिड में आप देख सकते हो कि जो हाइड्रोजन है हाइड्रोक्सी ग्रुप का वो रिप्लेस हो गया विद द एसिटिल ग्रुप, ये वाला एसिटिल ग्रुप रहेगा। तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट्स एन एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। बाकी चीजें कहीं चेंज नहीं हुई है, जस्ट एसिटिल ग्रुप जो है वो इसके अंदर ऐड हो गया है ऑन सैलिसिलिक एसिड, दैट्स व्हाई एस्पिरिन इज कॉल्ड एज एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। एसिटिलेटेड फॉर्म रहेगा सैलिसिलिक एसिड का, दैट्स व्हाई वी कॉल एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। अभी क्वेश्चन अराइज होता है कि सैलिसिलिक एसिड भी एनाल्जेसिक्स है, एस्पिरिन भी एनाल्जेसिक्स है,
So why we are going to prepare the aspirin then? Directly हम लोग salicylic acid को क्यों नहीं use कर रहे हैं? तो reason is that there are certain side effects associated with the salicylic acid. कि salicylic acid के साथ जो है वो GI irritation ज्यादा रहेगा, मतलब कि जो gastric irritation है most of these, और आपको ये मैं बता दूं कि जो most of जो analgesics रहेंगे, यहाँ के जो हम लोग non-steroidal anti-inflammatory drugs की बात करते हैं, NSAIDs या नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स की बात करते हैं या नॉर्मल पेन किलर्स की बात करते हैं, तो मोस्ट ऑफ दीज आर एसिडिक ड्रग्स। क्या होते हैं ये? एसिडिक ड्रग्स होते हैं। और एसिडिक ड्रग्स अगर हम लोग स्टमक में लेते हैं या ओरल रूट से लेते हैं तो स्टमक में एसिडिटी प्रोड्यूस करते हैं। एसिडिटी कैसे प्रोड्यूस करेंगे? दे आर गोइंग टू इरिटेट द जीआई म्यूकोजा। जीआई म्यूकोजा ये स्टमक के म्यूकोजा को इरिटेट करते हैं बिकॉज इटसेल्फ दीज आर एसिड, और इरिटेट होने की वजह से वहां पे एसिड भी प्रोड्यूस होगा। कहां पर? स्टमक के अंदर। और दोनों एसिडिक, मतलब पूरा एनवायरमेंट एसिडिक हो जाएगा। एसिडिटी हम लोग जो बोलते हैं ना, वो होती है दैट इज ड्यू टू दिस एसिडिक ड्रग्स। और जो जितने भी पेन किलर्स है मोस्ट ऑफ 99% जो है वो एसिडिक ड्रग्स होते हैं। एसिडिक ड्रग इंड्यूसेस द एसिडिटी, ठीक है, बाय जीआई इरिटेशन। सैलिसिलिक एसिड ये भी एसिड ही है। अगर इसको हम लोग लेते हैं तो ज्यादा इरिटेशन करेगा तो ज्यादा एसिड प्रोड्यूस करेगा, एचसीएल ज्यादा प्रोड्यूस होता है, तो फिर वो पेप्टिक अल्सर, ये सारी चीजें, एसिडिटी बढ़ जाएगी। ये इसका साइड इफेक्ट है सैलिसिलिक एसिड का। तो इसलिए इसको कम करने के लिए हम लोग एस्पिरिन बनाते हैं और एस्पिरिन को फिर यूज करते हैं एज एन एनाल्जेसिक एस्पिरिन, बिकॉज दैट इज मोर सेफर एज कम्पेयर टू सैलिसिलिक एसिड। हम लोग उसको मोर सेफ बना रहे हैं, ठीक है। So that is the reason that why we are using aspirin as compared to, why we are converting salicylic acid to aspirin for its use। तो उसका रीजन मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन किया है। और एस्पिरिन को हम लोग बोलेंगे एसिडिल सैलिसिलिक एसिड, एसिडिल डेरिवेटिव ऑफ सैलिसिलिक एसिड। ये उसका स्ट्रक्चर रहेगा, जस्ट द स्ट्रक्चर ऑफ एस्पिरिन, जो कि सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव, जहां पे एसिडिल ग्रुप जो है वो ऐड हो गया ऑन द ऑर्थो पोजीशन, और ये हो गया एसिटॉक्सी। एसिडिल ग्रुप ऐड हो गया, उसके पहले ओ भी है, ऑर्थो लिंकेज है, दैट्स व्हाई वी कॉल, या सॉरी ऑक्सी लिंकेज है, दैट्स व्हाई बिकम ऑर्थो एसिटॉक्सी। बेंजोइक एसिड है, उस पे हमने लगाया है ऑर्थो एसिटॉक्सी। ऑर्थो पोजीशन मतलब ये पोजीशन ऑर्थो है, और ये जो ग्रुप रहेगा वो OCOCH3 मतलब कि एसिटॉक्सी है। सो ऑर्थो एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड इज द केमिकल नेम फॉर एस्पिरिन। एस्पिरिन का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर एंड केमिकल नेम बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर एस्पिरिन, ठीक है। तो अभी ये जो है वो एस्पिरिन इज बिलीव्ड टू बी इनहिबिट द एंजाइम प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेटेज, जो कि कॉक्स एंजाइम था। मैंने आपको बताया भी कि NSAIDs नॉर्मली वो कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, और जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, जितने भी इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स फॉर्म होते हैं, उसको फॉर्म नहीं होने देंगे। इसका मतलब वो पेन रिलीव करेंगे, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेंगे। Aspirin is believed to be inhibit the enzyme prostaglandin synthetase, which is formed at the site of the injury, and this inhibit the production of the prostaglandins, different types of prostaglandins जैसे कि PGE2, PGI2, PGF2 जो फॉर्म हो रहे थे वो नहीं होने देगा, which produces the fever, swelling, inflammation, उसको सबको रिलीव कर सकता है, ठीक है। That's why aspirin is used as analgesic, anti-inflammatory. Aspirin is able to reduce the pain and fever and dilate the blood vessels. Aspirin enlarge the blood vessels and it may be help to prevent the blood clot also. Blood मतलब एस्पिरिन को हम लोग ये भी एंटी थ्रोम्बोटिक भी कभी-कभी यूज किया जाता है एस्पिरिन को, जो कि क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होने देता है ब्लड के अंदर, ठीक है, या डायलेट कर देता है। तो जहाँ पे फॉर एग्जांपल दोज पर्सन व्हिच गॉट सफर फ्रॉम द हाइपरटेंशन एंड दोज आर एट द रिस्क ऑफ द पैरालिसिस या थ्रोम्बोसिस जिनको हो सकता है, तो इन दैट केस दिस विल बी गिवन एस्पिरिन आल्सो। दोनों काम करेगा, पेन रिलीफ काम करेगा, एज वेल एज एंटी थ्रोम्बोटिक या थ्रोम्बोलाइटिक भी यूज किया जा सकता है। These aspirin again causes the vasodilation of the blood vessels and increases the heart release, increases of heart release, which lowers the temperature of the fever, ठीक है, टेम्परेचर कम कर देता है सिंपल वे में। एस्पिरिन इज आल्सो टेकन एज टू प्रिवेंट द रिअकरेंस ऑफ द हार्ट अटैक। हार्ट अटैक जिसे मैंने बोला कि थ्रोम्बोसिस की वजह से हार्ट अटैक जो होगा, जो क्लॉट फॉर्म हो गया है, वो अगर जाकर के कोरोनरी आर्टरीज में जाके चोकअप कर दे तो हार्ट अटैक हो सकता है, चांसेस ऑफ हार्ट अटैक इज देयर। तो उसको रिलीव करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए भी एस्पिरिन दिया जाता है। आप ये प्रिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। इट मे आल्सो बी इफेक्टिव एज प्रिवेंटिंग दी पोस्ट प्रोस्टेट कैंसर आल्सो। ये भी उसका एक इफेक्ट है कि प्रोस्टेट कैंसर जो कि होता है ओल्ड एज पर्संस में, या दोज मेंस व्हिच हैविंग एन एज ग्रुप मोर देन 50 बोल सकते हैं हम लोग, तो उसमें प्रोस्टेट कैंसर या प्रोस्टेट एनलार्जमेंट वाले प्रॉब्लम्स ही कॉमन होते हैं। तो एस्पिरिन जो है वो उसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट हो सकता है टू प्रिवेंट दिस ऑल दिस कॉम्प्लिकेशंस। साइड इफेक्ट ऑफ एस्पिरिन अगर देखते हैं तो ये इरिटेट करता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन लेस इरिटेशन करेगा एज कम्पेयर टू द सैलिसिलिक एसिड। एस्पिरिन इज यूज्ड टू ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर यूज किया गया तो इट में लीड्स टू अ प्रॉब्लम ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, ये भी हो सकता है। इसलिए
क्योंकि ये ब्लड क्लॉटिंग प्रिवेंट करता है, थ्रोम्बोसिस का रिस्क कम कर देगा, लेकिन बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए इसको हम लोग यूज नहीं कर सकते। एन ओवरडोज ऑफ एस्पिरिन सच एज in case with some arthritis suffers so may lead to dizziness हो सकता है, ringing in the ear, ये सब उसके adverse effect है, side effects है on the long term use। gastrointestinal problem हो सकते हैं, mental confusion and bleeding ये भी हो सकता है। some problems, some people are allergic to the aspirin leading to the bronchial asthma also। ये कुछ ये allergic peoples में देखा जाएगा, sensitive जो peoples है उसमें ये चीज भी हो सकती है on long term use or sensitive to the aspirin। next, in children's under 12 aspirin has been linked to the Raynaud's syndrome। ये भी चिल्ड्रंस में नॉर्मली इसको अवॉइड किया जाता है। acetaminophen also called as paracetamol। ये नेक्स्ट ड्रग हम लोग देख रहे हैं, ibuprofen which is again commonly sold alive। acetaminophen जो कि है paracetamol, ये acetaminophen is a pain reliever, reduces the pain but does not reduces the inflammation। मतलब ये जो acetaminophen या paracetamol है जो हम लोग इसको नॉर्मली पेन रिलीवर यूज करते हैं, पेन रिलीवर एज वेल एज एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक्स एंटीपायरेटिक, नॉट एन एंटी इंफ्लेमेटरी। मतलब पैरासिटामोल के साथ एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी नहीं है, इट हैविंग ओनली एनाल्जेसिक्स एंड एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी। पेन रिलीव करेगा, बॉडी फीवर को कम करेगा। when taken in recommended doses it has been negligible side effects, it is a having low side effects, make it favorable to the arthritis patient and children also। overuse and overdose can lead to acute liver failure and kidney damage। इसलिए इसका जो डोज है वो बहुत ज्यादा प्रिकॉशनसली बहुत ज्यादा कॉमन ड्रग है, सेफ ड्रग भी बोल सकते हैं, लेकिन ओवरडोज अगर हमने ले लिया, जितने रिकमेंडेड डोजेस उससे ज्यादा अगर ले लिया तो लीवर डैमेज करता है, किडनी डैमेज भी करता है। तो ये हमको इसका बी कॉशियस, वी शुड बी कॉशियस व्हाइल टेकिंग एन ओवरडोज। हाँ, इसका अगर एसिटामिनोफेन इसको बोला गया है, इसी का नाम जो है पैरासिटामोल बोला गया है। अब इसमें देखा जाए तो ये फिनॉल वाला पार्ट है, इट्स पैरा अमाइनो फिनॉल डेरिवेटिव। मतलब ये हो गया फिनॉल, फिनॉल के पैरा पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप पे एसिटिल ग्रुप है, सो इट विल बी द पैरा एसिटामिनोफिनॉल, पैरा एसिटामिनोफेन। समझ आ रहा है क्या है एसिटामिनोफेन? इसका मतलब क्या होता है? एसिटा मतलब कि एसिटिल ग्रुप, ठीक है, अमीनो मतलब कि अमाइनो ग्रुप, एंड फेन स्टैंड फॉर फिनॉल, ठीक है, FePHENOL कर दिया तो फिनॉल हो जाएगा, मतलब फेन स्टैंड फॉर फिनॉल। ये तीनों कंपोनेंट मैंने आपको यहाँ पे बता दिए थे, एसिटामिनोफेन, ठीक है। अब इसके अगर इसी को बोला जाता है पैरासिटामोल, 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 ठीक है। तो अभी देखा जाए तो इसमें एसिटामिडो ग्रुप है, NHCOCH3 एसिटामिडो ग्रुप होता है, ये पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट रहेगा ऑन फिनॉल, दैट्स व्हाई इट्स आल्सो कॉल्ड एज पैरासिटामोल, पैरासिटामोल, ठीक है। समझ में आया? ये हो गया। ये अभी इसका डिस्क्रिप्शन तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह आप वो बुक में देख लो। नेक्स्ट है इंडोमिथासिन व्हिच इज अगेन यूज्ड एज एन एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक। इंडोमिथासिन जिसके अंदर इंडोल पैरेंट न्यूक्लियस होता है, ये वाला जो पार्ट होता है वो इंडोल होता है। बेंजीन विद पायरोल वी कॉल इंडोल। उसपे फिर सब्स्टिट्यूएंट भी है, इट्स एन एसिटिक एसिड डेरिवेटिव CH2COOH, ये एसिटिक एसिड वाला पार्ट है। इंडोमिथासिन, असिन, ये जो पार्ट हो रहा है एसिटिक एसिड डेरिवेटिव रहेगा, असिन या फिनिल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव जिसको रहेगा उसको नॉर्मली ये जो है मिथासिन वाला, मिथासिन बिकॉज मिथिल ग्रुप भी आ गया है इसके लिए यहाँ पे आ गया है। यूजेस, ठीक है, इसको हम लोग नॉर्मली लेंगे, रोमेटॉइड आर्थराइटिस में यूज होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस जो कि बोन रिलेटेड है उसमें भी यूज होगा, स्पॉन्डिलाइटिस में भी यूज होगा, गाउट में भी यूज। ये सब के एनिमेशंस मेरे पास थे बट अभी अभी वी डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम, तो हो गया तो पॉसिबल हुआ तो मैं आपको मूडल में ये एनिमेशन शेयर कर देता हूँ। डिस्मेनोरिया में भी यूज होता है इंडोमिथासिन। It is again a common drug which may be used as a painkiller and non-narcotic analgesics as well as non-steroidal anti-inflammatory drugs, that is NSAIDs या जो painkiller है इसमें ये commonly use होता है। Dosage from capsule suppositories use रहेगा, Ciplacid brand names है, Indocap and Indometh, ये इसके brand names है इंडोमिथासिन के, जो इमेज में भी आप लोग को दिख रहा है ये इंडोकैप है, दिस इज एन इंडोकैप SR, सस्टेन रिलीज भी रहेगा लॉन्ग टर्म यूज के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। आइबुप्रोफेन, दिस इज अगेन वन ऑफ द ड्रग। आइबुप्रोफेन आइसोब्यूटिल फिनिल प्रोपियोनिक एसिड जो होता है, जैसे अगर ये देखा जाए तो ये फिनिल है, ये प्रोपियोनिक एसिड है, फिनिल प्रोपियोनिक एसिड हो जाएगा जो कि प्रोफेन, जिसको जैसे मैंने बोला कि एसिन वाला जो रहता है वो एसिटिक एसिड डेरिवेटिव रहता है, जिसका हमने प्रीवियस एग्जांपल देखा इंडोमेथासिन। आइबुप्रोफेन, प्रोफेन जो रहते हैं वो फिनिल प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव है, जैसे आप देख सकते हो ये वाला फिनिल है, ये प्रोपियोनिक एसिड है, 3 कार्बन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 2 3 कार्बन, 1 2
और ये थर्ड कार्बन, मतलब 3 कार्बन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोपियोनिक एसिड होता है। तो फिनिल प्रोपियोनिक एसिड जो रहेगा उसको नॉर्मली हम लोग टर्म यूज करेंगे प्रोफेन। आइबुप्रोफेन है, ये एक टिपिकल एग्जांपल होगा। आईब्यू स्टैंड फॉर आइसोब्यूटिल, ये जो है ये आइसोब्यूटिल है, ठीक है। लेफ्ट वाला क्या पार्ट है, आइसोब्यूटिल। देख सकते हो आप, इसमें 4 कार्बन है, 1 2 3, और ये फोर्थ वाला कार्बन 4 कार्बन है, और ये आइसोब्यूटिल के फॉर्म में अरेंज है, दैट्स व्हाई इट्स आल्सो कॉल्ड एज आइसोब्यूटिल फिनिल प्रोपियोनिक एसिड वी कॉल आइबुप्रोफेन। जैसे मैंने आपको पैरासीटामोल का बताया था, पैरासीटामोल या तो फिर एसिटामिनोफेन, उसी हिसाब से ये आइबुप्रोफेन भी रहेगा। नेम इटसेल्फ इंडिकेटिंग इट्स स्ट्रक्चर इटसेल्फ। Ibuprofen is a more powerful pain reliever drug है than that of the aspirin in high doses, but it is inferior to the anti-inflammatory dose, उसका जो ये effect कम रहेगा। Side effect include the gastrointestinal bleeding and irritation, can aggressively causing the kidney problem when it is used for a long term use या overdoses में use किया तो kidney damage कर देता है। Brufen आपने सुना होगा, Brufen is a most popular drug for this। आइबुजेसिक भी सुना होगा आपने, आइबुजेसिक जो कि पैरासीटामोल और आइबुप्रोफेन के कॉम्बिनेशन में होता है। आइबुजेसिक सिरप्स पेडियाट्रिक भी होते हैं एंड एडल्ट भी होते हैं। एसिफेन ये भी आपने सुना होगा। बहुत सारे ड्रग्स अवेलेबल है इन आइबुप्रोफेन कॉम्बिनेशन या फिर पैरासीटामोल और आइबुप्रोफेन कॉम्बिनेशन में अवेलेबल होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस ड्रग। फिनिल ब्यूटाजोन ये भी एक ड्रग है, फिनिल ब्यूटाजोन। इसमें आप देख सकते हो कि फिनिल जो है वो, फिनिल ये पार्ट रहेगा, ब्यूटा एक पार्ट रहेगा, अजोन एक पार्ट रहेगा, जिसमें हम लोग ले लेंगे कि इट्स एन पायराजोल डेरिवेटिव, जिसमें डाइफिनिल है, एन डाइफिनिल है, ठीक है, और ब्यूटिल भी है। फिनिल जो आ गया वो फिनिल, ये 2 फिनिल के लिए आ गया, ब्यूटा स्टैंड फॉर ब्यूटिल के लिए आ गया, अजोन स्टैंड फॉर दिस फॉर दी वी कैन से दैट इट्स अ पायराजोलिडिन डायोन डेरिवेटिव, ठीक है, पायराजोलिडिन डायोडेरिवेटिव। 4 एन ब्यूटिल ये वाला रहेगा, एन ब्यूटिल ये 4 पोजीशन पे रहेगा। अगर इसको हम लोग नंबरिंग देंगे तो 1 2 3 ये रहेगा 4 फिर 5। सो वी कैन से दैट जो डायोन है वो 3 5 पे है, डायोन मतलब 2 ऑक्सो ग्रुप, 1 2 पे फिनिल है, दैट्स व्हाई वी विल राइटिंग 1 2 डाइफिनिल। 4 पे एन ब्यूटिल है, ये वाला जो है 4 पे एन ब्यूटिल है, so we'll writing n butyl 4 n butyl 1 2 diphenyl pyrazolidine 3 5 dione, ये उसका केमिकल नेम हो जाएगा फिनिल ब्यूटाजोन का। व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, बीटर टेस्ट, स्लाइटली सोल्युबल इन वाटर, सोल्युबल इन अल्कली हाइड्रोक्साइड CCl3। ब्रांड नेम जो है वो आर्क्यूआर, ब्यूटाडेक्स एंड दी अरिस्टोपाइरिन, दीज आर ऑल द ब्रांड्स। अभी हमको ये टॉपिक फिनिश करना था इसलिए हमने जल्दी में ले लिया, नो प्रॉब्लम, बट यू कैन सी द वॉइस रिकॉर्डेड लेक्चर आल्सो, नो प्रॉब्लम। ऑक्सीफिनिल ब्यूटाजोन एंड फिनिल ब्यूटाजोन, अभी जो देखा था हमने वो फिनिल ब्यूटाजोन था। ऑक्सीफिनिल ब्यूटाजोन में क्या रहेगा कि पैरा हाइड्रोक्सी फिनिल इंस्टेड ऑफ द फिनिल एट 2 पोजीशन, मतलब जो सेकंड वाला जो फिनिल ग्रुप था उस पे एक पैरा हाइड्रोक्सी ग्रुप भी अटैच रहेगा, वी कॉल ऑक्सीफिनिल ब्यूटाजोन। ऑक्सी स्टैंड पर यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लिया जाएगा, मतलब एडिशनल फिनिल ब्यूटाजोन के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप है और वो सेकंड पोजीशन वाला जो फिनिल है उसके ऊपर है, दैट्स व्हाई वी कॉल पैरा हाइड्रोक्सी फिनिल इंस्टेड ऑफ फिनिल एट सेकंड पोजीशन। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड होने की वजह से ऑक्सीफिनिल ब्यूटाजोन ये हो जाएगा इंस्टेड ऑफ फिनिल ब्यूटाजोन। इसके प्रॉपर्टीज में नॉर्मली है व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, बिटर, स्लाइटली सोल्युबल इन वाटर, यूजेस भी सेम ही रहेंगे एज लाइक इट इज यूज्ड एज अ एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक। फिनिल ब्यूटाजोन वाले प्रिपरेशंस भी हमारे फॉर्मुलेशन में या मार्केटेड प्रिपरेशन में बहुत सारे अवेलेबल है। ऑक्सीजिन, सॉरी ऑक्सलजीन, फ्लेमार, ब्रूजेसिक एंड inflazone, these all are the brands for this oxyphenyl butazone. In such a way we had finished this topic analgesics, antipyretic, जिसमें हमने 2 तरह के ड्रग्स देखे हैं, that we had seen the strong analgesics and a mild analgesics, both we had seen। अभी जो है हम लोग अटेंडेंस ले लेंगे।